वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम रीड साइंस की तैयारी कर रहे हैं और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जा रहे हैं। यहाँ तक हमने उत्प्लावन बल तक कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास में हम सिलेबस का अपना अगला टॉपिक ताप एवं ऊष्मा, हीट और टेम्परेचर इसको पढ़ने वाले हैं। जिसमें हीट और टेम्परेचर क्या होता है वो हम देखेंगे, हमारा थर्मामीटर वो क्या होता है वो हम देखेंगे, और जो हीट का ट्रांसमिशन होता है, संचरण होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये सारा हम समझने वाले हैं आज की क्लास में। और आज की क्लास रीट वाले स्टूडेंट के लिए या जिनकी भी सिलेबस में ये टॉपिक है हीट और टेम्परेचर, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीट में यहाँ से 2 क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस रहते हैं और ये वीडियो देखने के बाद वो आपके 2 क्वेश्चन जो बनेंगे वो 100% पक्के हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और समझेंगे हीट और टेम्परेचर क्या होता है, ताप और ऊष्मा जो है वो क्या होती है। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे टेम्परेचर क्या है, ताप क्या है। देखिए, जब नॉर्मली भाषा में कोई आपसे पूछता है कि टेम्परेचर क्या है, ताप क्या है, तो आप सिंपली ये बोलते हैं कि एक ऑब्जेक्ट, एक वस्तु जितनी गर्म है उसका टेम्परेचर ज़्यादा और जितनी वो ठंडी होगी, कोल्ड होगी, उसका टेम्परेचर कम होगा। तो आप ये बोलते हैं और वही टेम्परेचर है। एक नॉर्मल भाषा में अगर डेफिनेशन की बात करी जाए स्मॉल लेवल पर, तो वही टेम्परेचर होता है। किसी वस्तु का ताप उसकी हॉटनेस या ठंडेपन का मापक होता है। टेम्परेचर इज एन ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट ऑफ हाउ हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्टिव। एक ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है, एक ऑब्जेक्ट कितना गर्म है, वही क्या है हम नॉर्मल भाषा में टेम्परेचर बोलते हैं। लेकिन असल डेफिनेशन जो इसकी टेम्परेचर की होती है वो ये नहीं होती। अगर आपको रियलिटी में जानना है कि टेम्परेचर क्या है, ताप क्या है, तो वो आज आप समझ जाएंगे। देखिए, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, उसमें पार्टिकल हैं, कण हैं, ये तो आपको पता ही है। पार्टिकल होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, कण होते हैं। तो वो कण जो होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो हमेशा वाइब्रेशन करते रहते हैं, कंपन करते रहते हैं। अब मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, गतिज ऊर्जा क्या होती है। जब एक ऑब्जेक्ट गति में आता है, मोशन में आता है, तो होता क्या है, वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। ये हमने पहले समझ रखा है, तो उस वीडियो को आप देख लेंगे तो वहाँ से काइनेटिक एनर्जी और क्लियर हो जाएगा। तो बस इतना याद रखना है कि जब एक ऑब्जेक्ट गति में आएगा, मोशन में आएगा, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, गतिज ऊर्जा आ जाती है। तो सेम ऐसा ही यहाँ पर होता है। ये जो पार्टिकल होते हैं ये वाइब्रेट करते हैं और मूव करने की कोशिश करते हैं। जगह मिल जाएगी तो ये मूव करेंगे, टकराएंगे एक दूसरे से, और मूव करने से, गति करने से इन सभी पार्टिकल के अंदर क्या आ जाती है, इन सभी कण के अंदर एक गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो इस पार्टिकल, ये जितने भी पार्टिकल हैं, इन सब के अंदर अपनी अपनी एक काइनेटिक एनर्जी होगी, अपनी अपनी एक गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है। अब अगर मैं ये कहूँ और इनकी काइनेटिक एनर्जी है, तो ये जो सबकी अपनी अपनी काइनेटिक एनर्जी है, उसकी मैं एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी मान लेती हूँ। और वही औसतम गतिज ऊर्जा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ही आपका टेम्परेचर कहलाती है, तापमान कहलाती है। अब अगर मैं अपनी बॉडी के टेम्परेचर की बात करूं, तो मैं ये नहीं बोलती, मैं हमेशा ये बोलूँगी मेरा औसत ताप इतना है, क्योंकि लगभग हम मानते हैं। तो जब हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो वही आपका टेम्परेचर होगा। तो मेरी बॉडी का अगर टेम्परेचर 30 डिग्री है, तो मैं ये बोलूँगी जो मेरी बॉडी के अंदर के जो पार्टिकल हैं वो मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी है। और वो काइनेटिक एनर्जी सभी पार्टिकल की जो एवरेज, एक औसत मैंने मान ली, जैसे एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 5 थी, दूसरे की 6 थी, दूसरे की 7 थी, तो इन सब का एक मैंने एवरेज मान लिया, एक औसत मान लिया। और मैंने अपनी बॉडी का टेम्परेचर डिफाइन कर दिया कि मेरी बॉडी का टेम्परेचर 6 डिग्री है। तो मैंने इन सब का एक एवरेज मान लिया ना, औसत मान लिया। तो ये जो औसत एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, यही आपकी क्या होती है, टेम्परेचर होती है, तापमान होती है। किसी भी पदार्थ के जो पार्टिकल होते हैं उनकी जो एवरेज गति ऊर्जा है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, वही आपका टेम्परेचर है। और इस टेम्परेचर को हम थर्मोमीटर की सहायता से, तापमापी की सहायता से मेज़र करते हैं। तो टेम्परेचर क्लियर हो गया बिल्कुल पूरी तरह से। अब हम समझेंगे कि हीट क्या है, ऊष्मा क्या है। देखिए, संपूर्ण पदार्थ की जो गतिज ऊर्जा है उसको हम ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं, थर्मल एनर्जी कहते हैं। और जब इस थर्मल एनर्जी का ऊष्मीय ऊर्जा का ट्रांसफ़र होगा, स्थानांतरण होगा, वही आपकी हीट होगी।
ऊष्मा होगी। तो आइए थोड़ा सा इसको भी समझते हैं। देखिए, जब मैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी, औसत गतिज ऊर्जा की बात कर रही हूँ तो वो तो टेम्परेचर है, ताप है। लेकिन जब मैं अपने जितना भी जो ऑब्जेक्ट है उसमें जितने भी पार्टिकल हैं उन सभी की काइनेटिक एनर्जी की, सभी पार्टिकल की टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रही हूँ, टोटल गतिज ऊर्जा की बात करती हूँ, तो वो मेरी थर्मल एनर्जी होगी, ऊष्मीय ऊर्जा होगी। ठीक है, तो याद रखेंगे अगर एग्जाम में आ जाए थर्मल एनर्जी क्या होता है, ऊष्मीय ऊर्जा क्या होता है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जितनी भी टोटल गतिज ऊर्जा है किसी भी एक ऑब्जेक्ट की, तो वही उसकी थर्मल एनर्जी होती है। और जो टेम्परेचर है, ताप है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मीय ऊर्जा के प्रवाह की दिशा निश्चित करता है। और ये जो ऊष्मीय ऊर्जा है, थर्मल एनर्जी है, ये ट्रांसफ़र होती है हाई ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर से लो ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर की तरफ। और ये कौन बता रहा है, ये आपका टेम्परेचर ही बता रहा है। जिस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ से जो ये थर्मल एनर्जी है वो ट्रांसफ़र करेगी उस दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ जिसका टेम्परेचर कम है। सपोज़ इसका टेम्परेचर 50 डिग्री है और इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 30 डिग्री है, तो यहाँ से जो थर्मल एनर्जी है, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, वो ट्रांसफ़र होगी इस ऑब्जेक्ट में। कब तक, जब तक दोनों का टेम्परेचर समान नहीं हो जाता। और ये जो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, थर्मल एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, जिसको टेम्परेचर बता रहा है कि हाँ ये हमेशा ट्रांसफ़र होगा कहाँ, जिस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज़्यादा होगा दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ जिसका टेम्परेचर कम होगा। तो ये जो एनर्जी का ट्रांसफ़र है वही आपका हीट होता है, वही आपका ऊष्मा होता है। तो पहली बात तो ये याद रखनी है, टेम्परेचर ही डिटरमाइन करता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। अगर पूछा जाए कि एक एनर्जी दूसरी बॉडी की एनर्जी, मतलब एक ज़्यादा जो एनर्जी है वो दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो रही है, तो ये कौन बताता है, ये थर्मामीटर ही बताता है। क्योंकि थर्मामीटर के थ्रू ही हम बता पाते हैं कि किस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है और किस बॉडी का टेम्परेचर कम है। तो जिस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ से ही जो थर्मल एनर्जी है वो आपकी ट्रांसफ़र होगी। और यहाँ पर यही लिखा है, जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है, जो थर्मल एनर्जी होती है, वो हमेशा उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर जाती है। थर्मल एनर्जी ऑलवेज गोज फ्रॉम ऑब्जेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर टू द ऑब्जेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो थर्मल एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी है, जो आपकी थर्मल एनर्जी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी, वो हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ ही ट्रांसफ़र होती है। अगर कथन में मिल जाए कि जो थर्मल एनर्जी का ट्रांसफ़र है वो क्या कोल्ड से हॉट की तरफ होता है, तो वो गलत हो जाएगा। तो याद रखना है, ऊष्मीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी हमेशा हाई टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट से लो टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट की तरफ ही ट्रांसफ़र होती है। अब जो ये थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है इसी को हम हीट बोलते हैं, ऊष्मा बोलते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी, ट्रांसफ़र ऑफ ऊष्मीय ऊर्जा, यही आपका हीट होता है। तो हीट, ऊष्मा क्या है, ऊर्जा का एक रूप है जो दो वस्तुओं के बीच उनके टेम्परेचर डिफरेंस, तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है, ट्रांसफ़र होती है, वही आपकी ऊष्मा होती है। सिंपल सी, जब थर्मल एनर्जी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होगी तो वो जो ट्रांसफ़र हो रहा है, वो जो स्थानांतरण हो रहा है, वही आपका ऊष्मा है, वही आपका हीट है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये ऊर्जा का एक रूप है दैट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। और ये ट्रांसफ़र हो ही क्यों रहा है एनर्जी का, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, क्योंकि तापमान का अंतर है, इसी की वजह से इस एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। और ये जो थर्मल एनर्जी का ट्रांसफ़र है यही आपका ऊष्मा होता है, हीट होता है। और मेरे हिसाब से अब जो टेम्परेचर और हीट है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब आप ये कभी नहीं भूलेंगे, ट्रांसफ़र के समय ही जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वही आपकी ऊष्मा, हीट कहलाती है। ठीक है, क्लियर हो गया हीट क्या है और टेम्परेचर क्या है, थर्मल एनर्जी का ट्रांसफ़र। यहाँ पर फिर से वही बात लिखी है, टेम्परेचर को मैं किस में मेज़र करूँगी, थर्मामीटर की सहायता से मैं टेम्परेचर को मेज़र करती हूँ। और मापने वाला यंत्र अगर एग्ज़ाम में आए, ताप मापने, टेम्परेचर को मेज़र करने वाले यंत्र को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम तापमापी थर्मामीटर बोलते हैं। अब हम बात करेंगे हीट के एसआई यूनिट की, इसके मात्रक की। जो इसका मात्रक होता है वो जूल होता है। और एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि हीट का एसआई मात्रक क्या है। तो ये आप जब नोट्स बना रहे हैं अपने तो उनमें लिख लेंगे अच्छे से कि जो
ऊष्मा है, जो हीट है, उसका एसआई यूनिट आपका जूल होता है, और आपका सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में जो इसका यूनिट है वो क्या होता है, वो आपका कैलोरी होता है। ये भी अच्छे से याद रखना है। तो याद रखेंगे, हीट के 2 यूनिट यहाँ से पता चले, एक तो जूल होता है और एक इसका कैलोरी भी होता है, या फिर हम किलो कैलोरी भी बोलेंगे। ये सारे के सारे ऊष्मा हीट के ही मात्रक होते हैं। ठीक है, अब देखिए एक रिलेशन हमें समझना है। जो जूल साइंटिस्ट थे, उन्होंने कैसे जूल को डिफाइन किया, ये अब हमें समझना है। देखिए, जो एनर्जी है, ठीक है, जो एनर्जी आपकी थर्मल एनर्जी है जो ट्रांसफ़र हो रही है, वो डिपेंड करती है किस पर, वर्क पर, कार्य पर, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज़्यादा मैं कार्य करूँगी उतनी ही ज़्यादा जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होगी या वहाँ से रिलीज़ होगी। कैसे? देखिए, आपके हाथ में नॉर्मली बर्फ़ रखी है, तो वो सपोज़ दोनों हाथ हैं, आपके दोनों हाथों में बर्फ़ रखी है। अब बर्फ़ पिघलना शुरू कर रही है। अब वो क्यों पिघल रही है? क्योंकि आपके जो हाथ का टेम्परेचर है वो ज़्यादा था और बर्फ़ का टेम्परेचर कम था, तो वहाँ से जो आपके हाथ के मॉलिक्यूल हैं उनमें एनर्जी ज़्यादा है, और एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वो जो टोटल एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होगी किस में, आपके कम टेम्परेचर वाली जगह पे, मतलब आपकी बर्फ़ में। तो वहाँ पर थर्मल एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, हीट आ रही है वहाँ पर, तो वहाँ पर एक नॉर्मल हीट हो रही है। ठीक है, लेकिन अब आपने क्या करा, अपने दोनों हाथ में जो बर्फ़ है उन दोनों बर्फ़ को एक साथ रगड़ना शुरू कर दिया। तो अब क्या होगा, बर्फ़ और जल्दी पिघलेगी, है ना। और वो और जल्दी क्यों पिघल रही है? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा हीट हो रही है, ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो रही है, जिसकी वजह से ज़्यादा हीट है ना। टोटल एनर्जी ज़्यादा हो गई तो हीट भी ज़्यादा हो गई, और जब हीट ज़्यादा हो गई तो वो जो हीट ज़्यादा हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, आपके कार्य करने की वजह से, वर्क करने की वजह से, क्योंकि आपने अपने हाथों से दोनों बर्फ़ को रगड़ना शुरू कर दिया, और वहाँ से क्या हुआ, वो जल्दी जल्दी पिघलने लगा। तो कार्य करने से ज़्यादा एनर्जी डिपेंड रिलीज़ होती है, और ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। और जब ये एनर्जी वर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जब मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यहाँ पर साइन हटाऊंगी और इक्वल टू लगाऊंगी, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम जूल बोलते हैं। और यहाँ से अगर खाली मैं जूल की बात करूँ, क्योंकि यहाँ पर एक कांस्टेंट आ गया जे, और खाली अगर मैं जे की बात करूँगी तो वो हो जाएगा वर्क अपॉन एनर्जी इज इक्वल टू जे। एक जूल वहाँ पर हो जाएगा कि आप जितना कार्य करने से जितनी एनर्जी आपकी रिलीज़ हो रही है एक निश्चित कार्य करने पर, तो वो किसके बराबर होगा, वो जूल के बराबर होगा। तो जूल ने बताया कि जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है, कार्य जो है आप कार्य कर रहे हैं, तो वो जो पार्टिकल हैं वहाँ पर टोटल एनर्जी बढ़ रही है, और टोटल एनर्जी बढ़ने से क्या हो रहा है, वही वहाँ पर हीट उत्पन्न हो रही है। तो आपका कार्य किस में बदल रहा है, हीट में बदल रहा है, ऊष्मा में बदल रहा है। जब कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है, तो किए गए कार्य और उत्पन्न ऊष्मा का जो अनुपात है वो एक स्थिरांक होता है, वो एक कांस्टेंट होता है, जिसी को हम क्या बोलते हैं, जूल से इंडिकेट करते हैं। वेन एवर वर्क चेंज टू हीट और हीट चेंज टू वर्क, द रेशियो ऑफ द वर्क डन एंड हीट प्रोड्यूस इज अ कांस्टेंट। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, जूल, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, यांत्रिक तुल्यांक हम उसको बोलते हैं। तो इसको जे से रिप्रेजेंट करता है। यदि डब्लू वर्क करने से उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्यू हो, तो ये इसके बराबर होगा डब्लू अपॉन क्यू इज इक्वल टू जे। मैंने अच्छे से समझा भी दिया ये क्यों होगा, तो ये याद रखना है। जब आप एक कोई कार्य कर रहे हैं, उसमें जो हीट, जितनी भी ऊष्मा रिलीज हो रही है वही आपके जूल के बराबर होगी, जहाँ जे का मान कितना होता है, 4186 जूल पर किलो कैलोरी। देखिए, वर्क का मात्रक भी आपको पता है जूल होता है, और यहाँ पर एनर्जी का मात्रक क्या ले लिया इन्होंने, कैलोरी ले लिया, और केजी में ले रहे हैं तो किलो कैलोरी कर लिया। तो जहाँ पर जूल का मान क्या होगा, 4186 जूल पर किलो कैलोरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जूल का मात्रक पूछेगा, तो याद रखेंगे 4186 आपका क्या हो जाएगा, जूल पर किलो कैलोरी। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब किलो हटाना है, खाली कैलोरी में बताना है, तो यहाँ पर 3 के बाद आ जाएगा पॉइंट, तो 4.186 जूल पर कैलोरी भी हो जाएगा इसका मात्रक। या फिर अगर मैं अर्ग में बात करूँ, क्योंकि जो वर्क है वो अर्ग में भी रिप्रेजेंट होता है ना, तो वो कितना हो जाएगा, 4.186 इंटू 10⁻⁷ अर्ग पर कैलोरी। वहाँ पर मैंने वर्क का CGS यूनिट ले लिया, सेंटीमीटर वाला यूनिट ले लिया, तो वो कितना हो जाएगा आपका अर्ग होता है ना, तो अर्ग पर कैलोरी भी हम इसको बोलेंगे। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, जूल के ही मान होते हैं, याद रखिएगा। 4186 जूल किलो कैलोरी, 4.186 जूल कैलोरी, या फिर अर्ग पर कैलोरी। तो ये सारा याद रखना है।
यहाँ से ये बताया जाता है, इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि 4186 जूल का यांत्रिक कार्य किया जाए, अगर आपने 4186 जूल का वर्क किया, कार्य किया, तो जो उत्पन्न ऊष्मा होगी उसकी मात्रा कितनी होगी, 1 किलो होगी। इट इम्प्लाइज दैट मैकेनिकल वर्क ऑफ 4186 जूल इज डन, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस विल बी 1 किलो। तो जो हीट प्रोड्यूस होगी वो आपकी 1 किलो होगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान अच्छे से रखनी है। अब कैलोरी क्या है वो हम अच्छे से समझते हैं। 1 ग्राम जल का ताप जब हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं और उसके लिए हमें जितनी भी हीट चाहिए होगी वही आपकी कैलोरी होती है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज अ टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर टू 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड कैलोरी। कहने का मतलब बिल्कुल साफ साफ है। सपोज टेम्परेचर पहले 5 डिग्री था, अब मुझे टेम्परेचर को 6 डिग्री करना है, तो टेम्परेचर मैंने 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया, और इस 1 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए मुझे जितनी ऊष्मा हीट देनी पड़ी वही आपकी कैलोरी होती है। और 1 जूल में 0.24 कैलोरी होती है। और रीट में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं तो याद रखिएगा, 1 जूल में 0.24 कैलोरी होती है और 1 कैलोरी में 4.186 जूल होते हैं। क्योंकि जब मैं कैलोरी की वैल्यू निकालूंगी तो ये 1/24 हो जाएगा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा आपका 4.186 जूल। तो याद रखेंगे 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है 0.24, या फिर हम इसको 0.25 भी रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, आगे अप्रॉक्स में वैल्यू जाती है, तो आप याद रखेंगे 0.24 कैलोरी या फिर 1 कैलोरी आपके 4.186 जूल के बराबर होगी। ब्रिटिश थर्मल यूनिट है ना, BT, ब्रिटिश थर्मल यूनिट में क्या कहेंगे हम, 1 पौंड जल का ताप जब 1 फ़ारेनहाइट बढ़ाते हैं तो उसके लिए जितनी हीट ऊष्मा हमको चाहिए होती है वही आपकी 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहलाता है। तो अगर पूछ ले ब्रिटिश थर्मल यूनिट क्या है, तो जब हमें जल का जो पानी है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ाना है, 1 पौंड जल का, कितने जल का, 1 पौंड जल का टेम्परेचर, क्योंकि वहाँ पर पौंड है ब्रिटिश में, तो 1 पौंड जल का जब टेम्परेचर मैं 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ाती हूँ और उसके लिए मुझे जितनी भी एनर्जी, ऊष्मा, टोटल हीट, टोटल एनर्जी देनी होगी वही आपकी हीट होती है। तो जो टोटल एनर्जी होगी वही आपकी क्या है, 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट है। और 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट में आपके 252 कैलोरी होते हैं। ये बिल्कुल आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट में 252 कैलोरी होती हैं। अब देखिए जो टेम्परेचर होता है उसको मेज़र करने के लिए अलग अलग स्केल्स होते हैं, अलग अलग पैमाने होते हैं। 3 तरह के स्केल्स की बात होती है, एक होता है आपका सेल्सियस में, एक होता है आपका फ़ारेनहाइट में, और एक होता है आपका केल्विन में। देखिए जो पानी होता है, जो वाटर है, वो कितनी डिग्री सेल्सियस पर जमना शुरू कर देगा, वो 0 डिग्री सेल्सियस पर। अगर मैं फ़ारेनहाइट में बात करूँ तो 32, और केल्विन में बात करूँ तो 273 केल्विन में वो जमना शुरू कर देगा। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, सेल्सियस में बात करी जाए तो 27, फ़ारेनहाइट में इतना और केल्विन में इतना। इनको कैसे करते हैं ये मैं भी बता दूंगी आपको आगे, तो आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा और अपना याद रखिएगा कि जो देखिए मानव शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर वो 37 डिग्री सेल्सियस में होता है, लेकिन फ़ारेनहाइट में कितना होता है 98.6। तो ये भी याद रखना है कि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है सेल्सियस में तो 37 डिग्री, लेकिन फ़ारेनहाइट में कितना होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी मैं आपको अच्छे से अभी समझा दूंगी। और जो जल उबलता है इसका बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस में, 212 फ़ारेनहाइट में, और 373 जो होता है वो आपका केल्विन में होता है। तो देखिए यहाँ पर 3 तरह के स्केल्स ही हैं, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन। और यहाँ पर लिखा है कि जो इनका फ्रीजिंग पॉइंट है, देखिए फ़ारेनहाइट में जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो किस पर होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। लेकिन सेल्सियस में हम नॉर्मली हमारे यहाँ किस में बात करते हैं, सेल्सियस में। तो सेल्सियस में हम क्या बोलते हैं, जो फ्रीजिंग पॉइंट है या फिर बॉइलिंग पॉइंट है, सॉरी जो मेल्टिंग पॉइंट है या फिर फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अगर मैं फ़ारेनहाइट में बात करूँ तो वो आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और अगर केल्विन में बात करी जाए तो 273 केल्विन होता है, याद रखेंगे। बॉइलिंग पॉइंट, जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है पानी का, वो सेल्सियस में हमें पता है 100 डिग्री होता है, लेकिन फ़ारेनहाइट में कितना होता है 212 होता है, याद रखेंगे। देखिए 0 डिग्री
फ्रीजिंग पॉइंट है सेल्सियस में, ये याद करनी है चीज़ें। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखिए 212 कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए 2 ऐसी रहा, 3 को हम ब्रेक कर लेंगे 2 और 1 में, तो 212 बन गया। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। और सेल्सियस में तो आपका 100 डिग्री होता है, और केल्विन में 100 डिग्री हम और बढ़ा देंगे तो 373 जो है वो आपका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में तो कितने का अंतर है, 100 का अंतर है, लेकिन फ़ारेनहाइट डिग्री में फ्रीजिंग और बॉइलिंग के बीच में कितने का अंतर होता है, 180 डिग्री का अंतर होता है, 180 डिग्री का। अब देखिए अगर मुझे सेल्सियस से केल्विन बनाना है, क्या बनाना है, सेल्सियस से केल्विन, तो बहुत ही आसान है। देखिए सेल्सियस में बात करी जाए तो 0 डिग्री है ना, और जब मुझे उसे केल्विन में बनाना है तो उसमें 273 ऐड करना होगा, तो मुझे यहाँ पर केल्विन मिल जाएगा। जैसे अगर मुझे सेल्सियस से किसी को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो सिंपल सा फॉर्मूला होगा सेल्सियस प्लस जितना हमारा केल्विन की वैल्यू होती है, जैसे 273। तो देखिए केल्विन निकल कर आ गया, यहाँ पर 0 डिग्री है और उसमें 273 जोड़ा, तो देखिए केल्विन में कितना आ गया, 273 आ गया। और वैसे सेल्सियस हमारा 0 था, तो सिंपल ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है कि अगर मुझे सेल्सियस से कोई भी टेम्परेचर दिया है, सपोज 100 डिग्री टेम्परेचर था मेरा सेल्सियस में, इसको मुझे केल्विन में बदलना है, तो सिंपली मुझे क्या करना होगा, इसमें 273 ऐड करना होगा। और देखिए यहाँ पर ये आ भी गया 373। तो याद रखिए सेल्सियस को केल्विन में बदलना बहुत आसान है, सिर्फ उसमें 273 ऐड कर देंगे तो जो टेम्परेचर सेल्सियस में है वो आपका केल्विन में बदल जाएगा। ठीक है, अब सेल्सियस बनाना है तो सीधी सी बात है, ये 273 उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो सेल्सियस से मैं टेम्परेचर बताने के लिए जितना भी टेम्परेचर केल्विन में दिया है उसमें से 273 माइनस कर देंगे। देखिए 0.15 हम नहीं ले रहे हैं, अप्रॉक्स नहीं मानेंगे, 273 हम मान रहे हैं पूरा अपना एग्जैक्ट। तो जितना भी अगर हमें सेल्सियस में बताना है तो केल्विन में सपोज आपका दिया कोई भी एग्जैक्ट टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर दे दिया, सपोज 373 दे दिया केल्विन में, है ना, और उसमें हमें उसको सेल्सियस में बताना है, तो सिंपल सा उसमें से 273 माइनस कर देंगे तो आंसर आपका 100 डिग्री आ जाएगा, तो वो सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फ़ारेनहाइट से सेल्सियस कैसे बनाते हैं ये भी अच्छे से समझ लीजिए। सपोज़ कोई टेम्परेचर सेल्सियस में दे रखा है तो मुझे उसे फ़ारेनहाइट में करना है, जैसे ये 032 कैसे बन गया इसको समझते हैं। तो देखिए टेम्परेचर मुझे पता है कितना है, मेरा 0 डिग्री सेल्सियस है, और अब मुझे इसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला होता है 32 प्लस 9/5 इंटू जितना भी सेल्सियस डिग्री में टेम्परेचर दिया है, क्योंकि यहाँ पर तो 0 डिग्री दिया है, तो जब 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई होती है तो सारा का सारा 0 बन जाएगा। और देखिए जो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर आ गया वो कितना आ गया आपका 32 आ गया। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि कैसे सेल्सियस जो है फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट होता है, 32 प्लस 9/5 इंटू जितना भी टेम्परेचर सेल्सियस में दिया है वो, और उसके थ्रू आप उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये बिल्कुल याद रखना है। सेम ऐसे ही अगर मुझे फ़ारेनहाइट से सेल्सियस बनाना है तो क्या होता है, फ़ारेनहाइट माइनस 32, ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और अपोन में क्या हो जाएगा 5/9। तो जितना भी टेम्परेचर दिया है, जैसे फ़ारेनहाइट 32 था तो यहाँ पर 32 में से 32 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, और 0 की 5/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 होगा। इसलिए 32 फ़ारेनहाइट को जब मुझे सेल्सियस में करना है तो वो 0 डिग्री हो गया। तो ये फॉर्मूले दोनों ही जो यहाँ पर लिखे हैं 32 प्लस 9/5 इंटू सेल्सियस, इसको फ़ारेनहाइट में करने के लिए, और सेल्सियस वाला जो है आपका फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9, और इसको ब्रैकेट में रखना आप, ये आपका सेल्सियस डिग्री में टेम्परेचर हो जाएगा अगर आपको फ़ारेनहाइट से कन्वर्ट करना है। तो ये सारा कन्वर्जन भी मैंने बता दिया। और एक बात और आपको याद रखनी है, -40 डिग्री जो है वो आपका मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट होता है, इससे ज़्यादा और फ्रीजिंग पॉइंट नहीं हो सकता। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में दोनों में ही सेम होता है, और केल्विन में ये होता है 233.15। तो ये पूछा जा सकता है कि मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो सकता है, तो वो -40 हो सकता है फ़ारेनहाइट में, और -40 ही सेल्सियस में। लेकिन केल्विन में कितना होता है मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट, 233.15 केल्विन। अब देखिए एक क्वेश्चन और बनता है कि वह कौन सा टेम्परेचर है जहाँ पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों ही बराबर होते हैं। तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों ही -40 डिग्री के टेम्परेचर पर बराबर होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। तो मुझे लगती हैं ये सारी चीज़ें आपको
आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे समझेंगे कि ट्रांसमिशन ऑफ हीट कैसे होता है, ऊष्मा का संचरण। यहाँ पर संचरण लिखना भूल गए हैं, तो ऊष्मा का जो संचरण है, ट्रांसमिशन है, वो कैसे होता है, आइए उसको समझते हैं। देखिए, आपको ये तो अब तक समझ में आ गया कि हीट क्या है, हीट का ट्रांसफ़र क्या है, लेकिन ये हीट ट्रांसफ़र होती कैसे है, वही हमें समझना है ऊष्मा के संचरण में, ट्रांसमिशन ऑफ हीट में। जैसे आप अपने घर में हैं, एक सामान आपको दूसरी जगह पहुंचाना है, तो आप बस से भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं, अलग अलग मेथड से जाएंगे उस सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। सेम ऐसे ही जब एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जाता है और दूसरे का कम है, तो हीट का ट्रांसफ़र होगा। तो इसमें भी अलग अलग मेथड होते हैं जिसमें आपका हीट जो ऊष्मा है उसका ट्रांसफ़र होता है, और उन्हीं को हमें पढ़ना है। तो ये बात जो यहाँ पर लिखी है वो तो पहले ही मैंने अच्छे से समझा दी है। हीट का जो ट्रांसफ़र होता है, ऊष्मा का जो संचरण होता है, वो तभी होता है जब आपका टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, ताप का अंतर होगा दो ऑब्जेक्ट में, दो सब्सटेंस में, और ये हमेशा उच्च ताप से, हाई टेम्परेचर से निम्न ताप, लो टेम्परेचर की तरफ ही जो आपका हीट है, जो ऊष्मा है, उसका ट्रांसफ़र होगा, उसका स्थानांतरण होगा, और वही आपका ट्रांसफ़र ऑफ हीट कहलाता है, जब आपकी हीट जो ऊष्मा है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। और ये जो ऊष्मा का संचरण हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, वो तीन मेथड से, तीन विधियों से होता है। और वो तीन विधियाँ कौन सी होती हैं? कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, चालन, संवाहन और विकिरण। और एक एक करके हमें यहाँ पर समझना है इन्हें, और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है और बनेगा भी, ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे कंडक्शन क्या होता है, चालन क्या होता है। सिंपल सा एक मेथड एग्जांपल दूंगी और वहाँ से समझ में आ जाएगा। सपोज 5 बच्चे हैं, बिल्कुल एक साथ मिलके सट के बैठे हुए हैं, 6 बच्चे हैं ये, है ना। तो पहले बच्चे को बुक ट्रांसफ़र करनी है इस वाले बच्चे को, तो इसने क्या करा, ये इसको बुक दी, उसने इसको भेजी, उसने इसको भेजी, उसने इसको, और एंड में जो बुक है वो यहाँ पर आ गई। तो सेम जब इस तरह से हीट ट्रांसफ़र होगी सब्सटेंस में, तो वो आपकी कंडक्शन होती है। जैसे पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, तो उसने अपनी एनर्जी यहाँ ट्रांसफ़र करी, फिर उसने यहाँ, फिर उसने यहाँ, फिर उसने यहाँ, और एंड में सारा सब्सटेंस में आपकी एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है वो हो गया है। और इस तरह से जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, ये एनर्जी ट्रांसफ़र हमेशा सॉलिड में ही होगा, ठोस में ही होगा। क्यों? क्योंकि वहीं पर जो कण होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं, वो एक दूसरे के क्लोज होते हैं, और जब क्लोज होते हुए एक एनर्जी इसमें जाएगी, फिर इसमें, फिर इसमें, इस तरह से जब एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वही मेथड आपका क्या कहलाता है? चालन कहलाता है, कंडक्शन कहलाता है। तो हीट के ट्रांसफ़र में कंडक्शन देखिए यहाँ पर समझ में आ जाएगा। पहले जो है हीट वो एक पार्टिकल में थी, फिर वो वाइब्रेट करा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, या फिर वहाँ पर हीट आई, ऊष्मा हुई, तो वहाँ से काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो दूसरे पार्टिकल को देगा। फिर यहाँ पर देखिए इतने सारे पार्टिकल तक चली गई, और एंड में वो सबको दे देगा। और इस तरह से जब हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है पार्टिकल्स के थ्रू, कणों के थ्रू, सॉलिड में, ठोस में, तो यही आपका कंडक्शन है, चालन है। एक डायग्राम और है, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए मोमबत्ती है, यहाँ से हीट का ट्रांसफ़र होगा, तो देखिए ये आयरन की रोड है सपोज, तो सबसे पहले आयरन का ये वाला हिस्सा गर्म होता है, पीछे वाला नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ के पार्टिकल मूव करेंगे, वाइब्रेशन होगा, तो यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफ़र होना शुरू होगा, ठीक है। ये अपनी एनर्जी अगले पार्टिकल को देगा, फिर इस तरह से धीरे धीरे थोड़ी देर में क्या होगा, जो आयरन की रॉड का पिछला हिस्सा है वो भी गर्म हो जाएगा। और जब इस तरह से पार्टिकल टू पार्टिकल एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, यही आपका चालन होता है, कंडक्शन होता है। और याद रखेंगे ये हमेशा ठोस में ही होता है, सॉलिड में ही होता है। किसी पदार्थ में जो ऊष्मा है, पदार्थ के अणुओं में गतिज ऊर्जा के रूप में रहती है। ये तो हमने पहले भी पढ़ा है कि जो हीट है वो किसके रूप में होती है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है किसी भी पार्टिकल में। जब पदार्थ की ऊष्मा बढ़ती है तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब हम यहाँ पर पदार्थ में जो हीट है वो बढ़ेगी, तो सीधी सी बात है जो गतिज ऊर्जा है वो भी बढ़ेगी, और जब एनर्जी बढ़ेगी तो उसका ट्रांसफ़र होगा एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में। ऊष्मा बढ़ने पर पदार्थ के अणु एक दूसरे से टकराकर ऊर्जा को एक दूसरे में पास करने लगते हैं, और इस एनर्जी को ही हम चालन कहते हैं। सीधी सी बात है, जब काइनेटिक एनर्जी जो ऊर्जा है वो बढ़ गई है, तो वो टकराएंगे एक दूसरे से और अपनी ऊर्जा का ट्रांसफ़र कर देंगे एक से दूसरे में, और यही आपका कंडक्शन होता है, चालन होता है। और ठोस में जो ऊर्जा है वो हमेशा याद रखेंगे चालन विधि से ही होती है, कंडक्शन से ही होती है। तो क्लियर हो गया होगा कंडक्शन आपका क्या होता है। देखिए यहाँ पर भी इस डायग्राम में भी दिख रहे हैं, ये देखिए इसने अपना
ग्लव्स पहन रखे हैं। शुरू में इसको ग्लव्स नहीं पहनने पड़ेंगे क्योंकि पहले आगे वाला हिस्सा गर्म होगा, फिर ये एनर्जी को ट्रांसफ़र करेंगे पीछे की तरफ। तो ये है आपका कंडक्शन। अब हम समझेंगे दूसरी विधि कि किस तरह से और हीट का ट्रांसफ़र होता है, कैसे और हीट ट्रांसफ़र होती है, वो होती है कन्वेक्शन, संवाहन। देखिए बिल्कुल इसी तरह से समझेंगे। जैसे गैस है, गैस चल रही है तो यहाँ पर ऊष्मा बढ़ेगी और आपका जो पैन रखा है वो धीरे धीरे गर्म होगा। देखिए जब पैन गर्म हो रहा है तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है किसके, आपके जो गैस में हीट निकल रही है उसके, है ना। और ये सॉलिड है पैन जो है आपका, और आप पैन को छुएंगे तो वो गर्म होना शुरू हो जाएगा, पहले नीचे वाला हिस्सा फिर ऊपर वाला हिस्सा। तो यहाँ पर भी आपका कंडक्शन भी होगी और कन्वेक्शन भी होगा। कंडक्शन जो चालन है वो तब है जब खाली मैं पैन की बात कर रही हूँ, जिस बर्तन की बात कर रही हूँ जिसमें आपका दूध या जो भी सब्सटेंस है वो रखा है, वो गर्म हो रहा है तो आपका क्या है, कंडक्शन है, चालन है। लेकिन जब इसके अंदर का पानी गर्म होगा तो वो आपका संवाहन होगा, कन्वेक्शन होगा। कैसे होगा मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए आपने देखा होगा सबसे पहले क्या होता है, नीचे के जो पार्टिकल होते हैं पानी के वो गर्म होना शुरू करते हैं, है ना। और अगर आप ऊपर उंगली डाल के देखेंगे पानी में तो वो इतना गर्म नहीं होता, लेकिन नीचे गर्म हो जाता है। तो मतलब नीचे के पार्टिकल जो हैं वो गर्म हो गए, और जब नीचे के पार्टिकल जो कण हैं वो गर्म हो जाएंगे तो वो हल्के हो जाएंगे, उनकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। और जब वो हल्के हो जाएंगे तो वो ऊपर उठेंगे, और जब वो ऊपर उठते हैं पार्टिकल कण तो उनका स्थान लेने के लिए ऊपर के जो ठंडे पार्टिकल हैं वो नीचे की तरफ आ जाते हैं, जंप करना शुरू कर देते हैं ऊपर से नीचे। और इस तरह से क्या होता है, आपका जो हीट का ट्रांसफ़र है वो शुरू हो जाता है जब ठंडे पार्टिकल ऊपर से नीचे और नीचे के जो गर्म पार्टिकल है वो ऊपर जाएंगे। और ये जब तक जाते रहेंगे कि जब तक पूरे पानी का टेम्परेचर जो है वो एक सा नहीं हो जाएगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नहीं आ जाएंगे, तब तक इस तरह से जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती रहेगी। और यही मेथड आपका कन्वेक्शन होता है, संवाहन होता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, 3 बच्चे हैं, इसको बुक यहाँ पहुँचानी थी तो इसने इसको यहाँ जंप करी, फिर इसने यहाँ इसको यहाँ जंप करी, इसने कहा अब मेरी बुक वापस दे दो, तो फिर ये यहाँ आया, फिर ये यहाँ आया, इस तरह से। तो इसमें क्या हो रहा है, पार्टिकल जंप करते हैं ऊपर की तरफ, नीचे वाले ऊपर चले गए और ऊपर वाले नीचे आ गए। तो यही मेथड आपका संवाहन होता है। पानी में आपको देखा ही होगा, नीचे वाला पानी गर्म होता है, उसके कण हल्के हो जाते हैं, वो ऊपर उठते हैं, और ऊपर वाले नीचे आ जाते हैं। क्योंकि उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो भारी होते हैं, इसलिए वो फिर नीचे आ जाते हैं। जब किसी तरल पदार्थ में द्रव या फिर गैस हो में किसी एक स्थान का ताप दूसरे स्थान की अपेक्षा ऊंचा हो जाता है तो उस स्थान पर जो पदार्थ का घनत्व है दूसरे की अपेक्षा कम हो जाता है। सीधी सी बात है, यहाँ मॉलिक्यूल हल्के हो जाएंगे तो यहाँ पर डेंसिटी कम होगी, ऊपर डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से ये ऊपर उठ जाएंगे और ऊपर वाले जो पानी के भारी मॉलिक्यूल हैं वो नीचे आ जाएंगे। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ वन प्लेस in fluid become higher than the other place, then the density of a substance in its place become decrease as compared to other। यही बात हिंदी में और यही बात इंग्लिश में है, सॉरी यही बात हिंदी में लिखी है। अतः पदार्थ के ऊंचे तापमान वाले कण ऊपर उठने लगते हैं और उसका स्थान लेने के लिए नीचे जो कोल्ड टेम्परेचर वाले कण हैं वो ले लेते हैं। तो यही जो मेथड है आपका क्या कहलाता है, कन्वेक्शन कहलाता है। जब इस तरह से आपका हीट का ट्रांसफ़र होता है, और ये प्रक्रिया पूरी तब तक चलती रहती है, ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि पूरे जो मटेरियल है उसका टेम्परेचर एक सा नहीं हो जाता, ताप जो है समान नहीं होता। और इसी प्रक्रिया को जिसमें ट्रांसफ़र हो रहा है आपके पार्टिकल का, कणों का ट्रांसफ़र हो रहा है, यही आपकी क्या है, चालन, सॉरी कन्वेक्शन है, संवाहन है। ठीक है, इस प्रक्रिया में ऊष्मा का ऊर्ध्वाधर दिशा में स्थानांतरण होता है। बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन हीट इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड वर्टिकली अपवर्ड। ये हमेशा याद रखना, सीधा ऊपर, वर्टिकली अपवर्ड ही इसमें जो हीट का ट्रांसफ़र होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हीट का ट्रांसफ़र इसमें कैसे होता है, वो ऊर्ध्वाधर होता है, वर्टिकली अपवर्ड होता है। यहाँ पर भी एक डायग्राम आप देख सकते हैं। देखिए बच्चा जो है हाथ को गर्म कर रहा है, तो यहाँ पर सेम कन्वेक्शन विधि भी चल रही है, संवाहन भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ के कण जो हैं वो हल्के होकर ऊपर जा रहे हैं और ऊपर वाले नीचे आ रहे हैं। और इसने अपने हाथ देखे होंगे, आपको अगर ज़्यादा गर्मी लेनी होती है तो आपको हाथ जस्ट ऊपर रखने होते हैं, क्योंकि वहाँ पर कौन सी विधि चल रही होती है, कन्वेक्शन चल रही होती है, संवाहन चल रही होती है। अब लास्ट में जो तीसरी विधि है, तीसरा मेथड है, वो आपका होता है विकिरण, रेडिएशन।
इसको मैं सिंपल बता देती हूँ। एक बच्चा यहाँ है, बीच में और भी बच्चे हैं, लेकिन इसको बुक चाहिए दूसरे वाले बच्चे को, तो इसने सिंपली क्या करा, यहाँ से बुक फेंक दी। देखो बुक को फेंकना नहीं चाहिए, लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ। इसने बुक को सीधा यहाँ से थ्रो किया और इसने इस बुक को कैच कर लिया। तो ये मेथड क्या कहलाता है, आपका विकिरण कहलाता है, रेडिएशन कहलाता है। जब हमने बीच के किसी भी जो मीडियम है, यहाँ पर जो पार्टिकल हैं, ये कण हैं, इन मीडियम का कोई भी यूज़ नहीं किया, फिर भी जो है ट्रांसफ़र हो गया, वही आपका रेडिएशन होता है, विकिरण होता है। सेम ऐसा ही सन करता है। सन और अर्थ, जो सन होता है अपनी, जैसे डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये अपनी हीट को ट्रांसफ़र करता है और पहुंचाता है कहाँ तक, अर्थ तक। और बीच में आपको पता है स्पेस है, और स्पेस में तो कोई पार्टिकल है नहीं, वैक्यूम है, फिर भी हीट का ट्रांसफ़र हो जाता है। और यही मेथड आपका रेडिएशन कहलाता है। इसमें किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, तब भी आपको जो हीट है वो फील होती है। जैसे यहाँ पर सबसे शुरू में लिखा था एक डायग्राम, देखिए यहाँ पर ये, इसमें क्या होगा, ये रेडिएशन है। आप यहाँ पर हीट भेजना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी जो है हीट यहाँ पर चली जाती है दूर तक। जो लोग यहाँ पर बॉन फायर हो रहा है और जो लोग दूर बैठे होते हैं, उन तक भी वो हीट पहुँच जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रेडिएशन है, चाहे मीडियम हो या ना हो, फिर भी जो हीट का ट्रांसफ़र है वो हो जाता है, और वही आपका रेडिएशन होता है, विकिरण होता है। तो समझ में आया? इसको थोड़ा देख लेते हैं थ्योरी में क्या लिखा है। विकिरण में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता और बिना माध्यम को गर्म किए प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में संचरित हो जाती है। इन रेडिएशन हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट विदाउट द हेल्प ऑफ एनी मीडियम एंड विदाउट हीटिंग द मीडियम इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ स्पीड ऑफ लाइट। सेम वही बात, बच्चे ने यहाँ से यहाँ तक बुक ट्रांसफ़र कर दी, बीच में इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सेम ऐसे ही हीट का ट्रांसफ़र हो गया यहाँ से यहाँ तक। बीच के जो सब्सटेंस हैं वो गर्म नहीं होंगे, उनको गर्म करे बिना हीट जो है ट्रांसफ़र हो गई दूसरे ऑब्जेक्ट में, ठीक है, और उसको किसी मीडियम के माध्यम की भी ज़रूरत नहीं हुई, तो वो आपका विकिरण है, रेडिएशन है। प्रत्येक वस्तु हर समय अपने स्वयं के तापमान के कारण सतत रूप से ऊष्मा का उत्सर्जन करती रहती है, ठीक है। एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू एमिट हीट ऑल द टाइम ड्यू टू इट्स ओन टेम्परेचर। हम अपनी ओन टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि हमारी बॉडी और बाहर के टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से हम भी जो है हीट जो है हर टाइम एमिट करते रहते हैं, अपने खुद के टेम्परेचर की वजह से। हर ऑब्जेक्ट ऐसा करता है। इसके साथ साथ उनके ऊपर आपतित होने वाली जो हीट है वो हम अवशोषित करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। सीधी सी बात है, जब हीट निकल रही है तो दूसरी हीट जो बाहर का टेम्परेचर है वो हम अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। ऐसी तो होता है, तभी तो हम क्या करते हैं, एसी वगैरह चलाते हैं, ताकि जो हमारी हीट है वो चली जाए और जो बाहर की हीट है वो हमारे अंदर आ जाए। तो हमारे आपतित, हमारे ऊपर आने वाली जो हीट है, ऊष्मा है, उसको हम अवशोषित कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस प्रकार जो उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा वो है, वो आपकी विकिरण ही होती है, ऊष्मीय विकिरण ही कहलाती है। दिस टाइप ऑफ हीट emitted इज कॉल्ड रेडिएशन हीट और थर्मल रेडिएशन। तो जब इस तरह से जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो याद रखेंगे वो आपका रेडिएशन ही हो रहा है, ठीक है। उसमें आपको किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं है, फिर भी जो है वो आपकी बॉडी की हीट जो है एमिट होगी और आप दूसरी हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो रेडिएशन में यही होता है। यह एकमात्र ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा बिना किसी माध्यम के शून्य में होकर यात्रा करती है। हीट कैन ट्रैवल विदाउट एनी मीडियम। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है और रेडिएशन क्या होता है, यहाँ पर लिखा भी है। देखिए हाथ दो है, दूर से भी गर्म हो गए, क्यों? क्योंकि वहाँ पर रेडिएशन भी है। ऑटोमेटिक आप ना चाहकर भी एक हीट और निकलेगी इस सब्सटेंस में, वो ट्रांसफ़र होगी और दूसरा सब्सटेंस एब्जॉर्ब करेगा और इसकी हीट भी निकलती रहेगी। ये एक ऑटोमेटिक है, इसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, और यही आपका रेडिएशन है। तो ये पूरा चैप्टर था आपका हीट। इसमें हमने पढ़ा, टेम्परेचर हमने पढ़ा, इसमें हमने देखा कि कैसे हम सेल्सियस से आपका कन्वर्ट करते हैं फ़ारेनहाइट में, और फ़ारेनहाइट से कैसे हम सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, वो सारा आपने देखा है ना। और साथ में हमने समझा पूरा कि कैलोरी क्या है, हमारा हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है, जूल ने क्या बताया। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से पक्का आपका क्वेश्चन आएगा, और मुझे लगता है ये अच्छे से समझ में हो गया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। दिन ब दिन जो लाइक का रेशो है वो भी घट रहा है और व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा घट रहे हैं। वीडियो प्लीज़ शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की, ताकि हेल्प हो जाए। देखिए मैम को भी मोटिवेशन तभी मिलता है जब चीज़ें अच्छी चल रही होती हैं, फिर वरना मेरे को तो यही लगता है कि शायद बच्चों को पसंद नहीं आ रही हैं चीज़ें, है ना, थोड़ा सा उसमें फिर इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करें, और अगर आपको अच्छी लगती है, रियल में आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर करें, और सब्सक्राइब अगर किसी ने नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी कर दें, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।